फेरेसियो लैम्बोर्गिनी ने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया जो कि शुरू होता था पेट्रोल इंजन पे और बाद में शिफ्ट हो जाता था डीजल पे। और इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद भी क्यों वोल्क्सवैगन ने उसे टेक ओवर कर लिया, क्यों उसे खरीद लिया? जर्मन ने सब इटलियों को बंदी बना लिया, जिसमें फेरेसियो लैम्बोर्गिनी भी थे। सिर्फ 4 महीनों में ही लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार लॉन्च कर दी, जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी 350 GTV। लैम्बोर्गिनी नाम सुनते ही सिंबल ऑफ रिचनेस की फीलिंग आती है। आखिरकार कैसे एक कैदी ने एक ट्रैक्टर कंपनी बनाई और काफी सक्सेसफुल भी रही, और उसी के बाद उसने एक सुपर कार कंपनी बनाई और वो भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। और इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद भी क्यों वोल्क्सवैगन ने उसे टेक ओवर कर लिया, क्यों उसे खरीद लिया? तो आज हम डीपली जानेंगे कि कैसे एक किसान का बेटा जो कि जेल में था, उसके बाद उसने ट्रैक्टर बनाए, उसके बाद उसने लैम्बोर्गिनी बनाई और काफी सक्सेसफुल भी रही। ये सब डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके पीछे उन्होंने क्या स्टेप लिए थे, कैसे वो आगे बढ़े। इस कहानी की शुरुआत होती है इटली के छोटे से शहर रोनेज़ो में, जहां 1916 में फेरेसियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। फेरेसियो एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका कभी भी इंटरेस्ट नहीं था खेती में। उनकी रुचि मैकेनिकल चीजों में ही थी, जैसे कि खेती में यूज होने वाले ट्रैक्टर्स और बाकी के इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये अगर खराब हो जाते तो उनको वो सुधारते थे और उनको इसमें काफी मजा आता था। इसी के चलते फेरेसियो ने मैकेनिकल कॉलेज में एडमिशन ली और उसके बाद कैवेलियर रिगी नामक कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू किया, जो कि आर्मी मशीनों को मेंटेन और उन्हें सर्विस प्रोवाइड करती थी। फेरेसियो लैम्बोर्गिनी काफी होशियार व्यक्ति थे। उन्होंने काफी कम समय में ही एक्सपर्टीज हासिल कर रही थी कार के इंजिन्स में, और इन्हीं एक्सपर्टीज की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो एयरफोर्स से ज्वाइन हुए बतौर मैकेनिक। ये वॉर काफी समय तक चला, लेकिन इटली ने बाद में सरेंडर कर दिया और उतना एरिया जर्मन का हो गया। जर्मन के कब्जे में आने के बाद भी कुछ समय तक सब ठीक था, लेकिन बाद में जर्मन ने सब इटलियों को बंदी बना लिया, जिसमें फेरेसियो लैम्बोर्गिनी भी थे। अब यहाँ पे एक बात समझने जैसी है, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको बंदी बना लिया गया था और जेल में डाल दिया था। लेकिन वो वहां पर भी अपना मैकेनिक का काम नहीं छोड़ रहे थे। वो वहां पे भी जो छोटी मोटी मशीन्स होती थी उनको सुधार देते थे, और यही व्यवहार देख के उनको जर्मन ने रिहा कर दिया। वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए, जहाँ पे वो ट्रैक्टर सुधारते थे, आर्मी की मशीन सुधारते थे और कार को सुधारते थे। अब इसी के चलते उनके पिता ने उनको कहा कि अपनी खुद की खेती के लिए उन्हें कुछ ट्रैक्टर्स और कुछ मशीन्स की जरूरत है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था इन सब चीजों को खरीदने का। तो फेरेसियो ने क्या किया, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसी में कुछ जो मशीन्स थी उनका यूज किया और उन्हें रीअसेंबल करके एक ट्रैक्टर बनाया, जो कि काफी अच्छा था और उनके खुद की खेती में वो अच्छे से यूज हो रहा था। अब हुआ ऐसा कि जो बाकी के किसान थे उनका ट्रैक्टर चलता था प्योर पेट्रोल पे, और पेट्रोल उस समय काफी महंगा था। बाकी कंपनियों के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल था कि वो डीजल इंजन पे चलने वाले ट्रैक्टर्स बनाए। अब होता ये था कि जो डीजल इंजन पे जो ट्रैक्टर्स चलते थे वो शुरू नहीं होते थे टाइम पे। तो इसी के चलते फेरेसियो लैम्बोर्गिनी ने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया जो कि शुरू होता था पेट्रोल इंजन पे और बाद में शिफ्ट हो जाता था डीजल पे। इससे काफी ज्यादा पेट्रोल की बचत होती थी और काफी कम पैसों में ही काम हो जाता था। और ये आइडिया काफी इनोवेटिव था, जिसके चलते किसानों ने फेरेसियो से और डिमांड करे कि हमें भी आप ऐसे ट्रैक्टर प्रोवाइड करो, और यही से शुरू होती है लैम्बोर्गिनी की कहानी। और इसी के चलते फेरेसियो ने 1948 में लैम्बोर्गिनी ट्रैटरी नामक कंपनी की शुरुआत की और उन्होंने अपने सरनेम को ब्रांड नेम बना दिया। लैम्बोर्गिनी ट्रैटरी कंपनी काफी सक्सेसफुल रही। इनके इनोवेटिव ट्रैक्टर्स के मॉडल्स और भी काफी सारे मशीन्स थी इनकी, जो खेतों एग्रीकल्चर्स में यूज होती थी। अब इतना पैसा आने के बाद कोई भी इंसान अपना शौक पूरा करेगा, और वही फेरेसियो लैम्बोर्गिनी ने भी किया। उनको काफी महंगी कारों का शौक था, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा स्पोर्ट कार खरीदी, जिसमें मैसेराटी थी, मर्सिडीज, जैगवार, अल्फा रोमियो भी शामिल थी। अब इन सब कार का कलेक्शन होने के बावजूद भी उनको एक फरारी लेनी थी। 1958 में फेरेसियो ने फेरारी 250 GT और 2 सीटेड कार खरीदी। जैसा कि हमने पहले बात करी कि फेरेसियो काफी एक्सपर्टीज हासिल कर चुके थे कार के मशीन्स में, उन्हें झट से पता चल जाता था कि इसमें क्या खराबी है और क्या और अपडेट हो सकता है। अब फेरारी 250 GT में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें लगी। फेरारी 250 काफी नॉइसी और स्मूथ परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और इसी के चलते उसके क्लच में भी बार बार दिक्कत आ रही थी। तभी फेरेसियो लैम्बोर्गिनी पहुंचे एंजो फेरारी के पास, जो कि फेरारी कार के ओनर थे। अब लैम्बोर्गिनी ने एंजो फेरारी के साथ डायरेक्ट मीटिंग करी, जिसमें उन्होंने बात करी कि आपके फेरारी में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, खास करके क्लच में। अब एंजो फेरारी यहाँ पे काफी ज्यादा फॉर्म में थे। उन्होंने लैम्बोर्गिनी से कहा कि एक ट्रैक्टर बनाने वाला क्या जानता है एक सुपर कार के बारे में। अब फेरेसियो बस बताना चाहते थे कि आपके कार में ये दिक्कत है और हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एंजो फेरारी, जैसा कि मैंने कहा, वो काफी फॉर्म में थे और एंजो फेरारी
फेरारी ने उनको काफी भला बुरा कहा, जिसके चलते फेरारी सीईओ को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने ठान ली थी कि अब वो एक सुपर कार बनाएंगे। ये साल था 1964, जहाँ पे सिर्फ 4 महीनों में ही लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार लॉन्च कर दी, जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी 350 GTV। लेकिन रुकिए, लैम्बोर्गिनी की कहानी बस यहीं पे खत्म नहीं होती है। 1964 से लेकर 1968 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लैम्बोर्गिनी काफी पैसा कमा रहा था। लैम्बोर्गिनी के जो ट्रैक्टर्स थे वो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट होते थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन कुछ वजह से उन्होंने एक बड़ी डील कैंसिल कर दी लैम्बोर्गिनी के साथ में। इसी के चलते उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। लेटर ऑन 1973 में वर्ल्ड वाइड डाउनटर्न और ऑयल क्राइसिस भी आया था। इसी के चलते लैम्बोर्गिनी को और ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, क्योंकि लोग महंगी कारें खरीदने से डर रहे थे। पेट्रोल के भाव भी बढ़ चुके थे और यही वजह से लैम्बोर्गिनी का सेल्स काफी ज्यादा घट रहा था। लैम्बोर्गिनी इतनी बड़ी और इतनी यूनिक कंपनी होने के बाद भी उन्हें 1974 में जॉर्ज हेनरी और रोजेटी को ये बेचनी पड़ी। बाद में कंपनी फिर से बैंकरप्ट होने के कगार पर थी, तभी पैट्रिक मिम्ब्रैन ने उसमें इन्वेस्ट करके उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन नाकामयाब रहे। आखिर में 1998 में वोल्क्सवैगन आई और लैम्बोर्गिनी को टेक ओवर किया और अपने ऑडी के सब्सिडीज में डाल दी। बाद में उन्होंने उसमें काफी ज्यादा रिनोवेशन किया, अपग्रेड किया और इसी के चलते आज आप लैम्बोर्गिनी द सिंबल ऑफ रिचनेस के नाम से उसे जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी लैम्बोर्गिनी की कहानी। आपके अगर कुछ सवाल है या फिर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।